तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस अकेडमी में। हम लोग राजपूत काल पे अध्ययन कर रहे हैं और राजपूत काल के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहारों पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4 प्रमुख गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, उनके राजनीतिक इतिहास को हम लोगों ने समझा, जिसमें नागभट्ट प्रथम जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है, उसके बाद वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज, इनकी उपलब्धियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी 2 प्रमुख शासक बचे हुए, महेंद्रपाल और महिपाल। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आते हैं। 3-4 शासक होते हैं, लेकिन ये कमजोर शासक होते हैं। इसके समय धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य विघटित होना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि इस वंश का सबसे प्रमुख या सबसे शक्तिशाली जो शासक होता है वो होता है मिहिर भोज होता है। लेकिन उसके बाद महेंद्रपाल शासक बनता है, जो मिहिर भोज का पुत्र था। मिहिर भोज की पत्नी चंद्र भट्टारिका देवी से उत्पन्न हुआ था और कहते हैं कि विद्वान टाइप के व्यक्ति था। हालांकि इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पालों से एक बड़े क्षेत्र जीत लेता है। जो बिहार में पाल सत्ता थी, बंगाल और बिहार में, तो लगभग बिहार का एक बड़ा हिस्सा पालों से छीन लेता है महेंद्रपाल। हालांकि पाल बाद में बदला लेते हैं इसके पुत्र महिपाल से इस चीज का कि बिहार तुम्हारे बाप ने छीना है हमसे, तो हम तुमसे छीन लेंगे। और जब महिपाल के समय में राष्ट्रकूटों का आक्रमण होता है और यह महिपाल युद्ध से भागता है, भाग करके जान बचाता है, किसी तरीके से कमजोर होती है शक्ति, तो पाल फिर से आकर के अपने उन क्षेत्रों पर पुनः विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन महेंद्रपाल साम्राज्य का विस्तार भी करता है। जो साम्राज्य मिलता है उसे उत्तराधिकार में, मिहिर भोज से उस साम्राज्य को सुरक्षित भी रखने का प्रयास करता है। और मैंने बताया कि महेंद्रपाल विद्वान टाइप के व्यक्ति था, विद्वानों का संरक्षक था, और इसके दरबार में राजशेखर नामक संस्कृत के बड़े विद्वान रहते थे। न केवल यह राजशेखर को संरक्षित किया था, बल्कि राजशेखर इसके गुरु थे, और न केवल गुरु थे बल्कि इसने अपने बहन का विवाह भी राजशेखर से करवाया था। तो इस प्रकार से राजशेखर इसके गुरु हुए और इसके बहन हुई भी। तो एक एक करके आइए हम लोग समझते हुए चलते हैं, लिखते हुए, और आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश को पूरी तरीके से इंड करके फिर अगले वंश पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अगला जो हेडिंग होगा हम लोगों का महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है महेंद्रपाल। यह भोज की पत्नी चंद्र भट्टारिका देवी से उत्पन्न हुआ था। किससे हुआ था? भोज की पत्नी, कौन भोज? मिहिर भोज। भोज की पत्नी चंद्र भट्टारिका देवी से उत्पन्न हुआ था। इसकी कई सारी उपाधियां हैं। इसे रघुकुल, चूड़ामणि, महेंद्र युद्ध, अतीन्द्रपाल इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके काल की घटनाओं की अगर बात करें तो महेंद्रपाल की घटनाओं की सूचना देने वाले जो लेख हैं वो मिहिर भोज से ज्यादा है उनकी संख्या। ध्यान रखिए, हालांकि प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन इसके काल की घटनाओं की सूचना देने वाले लेखों की संख्या मिहिर भोज से बहुत ज्यादा है। यह उत्तराधिकार में मिले हुए अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखते हुए विस्तार करने का भी प्रयास करता है। तो यह जो है कि पालों से बिहार का एक बड़ा क्षेत्र जीत लेता है। काठियावाड़ और मालवा के शासक इसकी अधीनता को स्वीकार करते थे। इसके अलावा मैंने बताया कि यह विद्या और साहित्य का महान संरक्षक था। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर की कई सारी रचनाएं हैं। कुछ इन्होंने नाटक लिखे हैं, कुछ इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं। कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, राजशेखर की प्रमुख रचनाओं की अलग बात करें तो राजशेखर ने लिखा कर्पूर मंजरी,
ध्यान रखिएगा, ये कर्पूर मंजरी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। बाल रामायण ये संस्कृत में है। इसी शायद प्रचंड रामायण भी कहा जाता है, प्रचंड पांडव कहा जाता है, ये संस्कृत में है। इसके अलावा इन्होंने लिखा काव्य मीमांसा। अच्छा, एक चीज और है इसमें, देखिए ये नाटक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक नाटक ये और लिखते हैं, ये नाटक एक जगह लिखवा देते हैं आपको। विद्वशाल भंजिका, विद्वशाल भंजिका, ये भी संस्कृत में है और ये तीनों क्या है, नाटक है। तो एक प्राकृतिक भाषा में, ये दोनों संस्कृत में है, ये नाटक इन्होंने लिखा है राजशेखर ने। इसके अलावा इन्होंने कुछ काव्य ग्रंथ लिखे हैं। काव्य ग्रंथ में एक है काव्य मीमांसा, ये भी संस्कृत में है। भुवन कोश, सॉरी कोश ऐसे देखा, ये में भुवन कोश, ये भी संस्कृत में है। इसके अलावा हर विलास, ये भी संस्कृत में है। और ये तीनों क्या है, ये काव्य ग्रंथ है, काव्य में लिखा गया है और सब संस्कृत में, संस्कृत में। राजशेखर का विवाह, राजशेखर का विवाह महेंद्र पाल, अच्छा इसे महेंद्र पाल प्रथम भी बोलते हैं क्योंकि एक महेंद्र पाल और आगे आएगा, तो आप चाहें तो महेंद्र पाल प्रथम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगला जो महेंद्र पाल आएगा उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती है, तो आप महेंद्र पाल या महेंद्र पाल प्रथम लिख सकते हैं। महेंद्र पाल की बहन अवंतिका सुंदरी से हुआ था, सुंदरी से हुआ था। राजशेखर ने महेंद्र पाल को, राजशेखर ने महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि दी थी, चूड़ामणि की उपाधि दी थी। यही है महेंद्र पाल के बारे में। महेंद्र पाल के संदर्भ में सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, इससे बाहर से आप लोग नहीं आएंगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो राजशेखर को लेकर के पूछा जाता है, बाकी प्रश्न यहाँ से नहीं पूछता। इस वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक है वह है महिपाल। ये भी महिपाल प्रथम है क्योंकि इसके बाद भी एक महिपाल द्वितीय शासक बनता है। महिपाल प्रथम को लेकर के महेंद्र पाल के बाद महिपाल शासक बनता है, इसमें थोड़ा सा विवाद है, डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है समझिए। महेंद्र पाल की दो पत्नियां थी, कहते हैं कि दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र पैदा होता है। एक पत्नी से भोज द्वितीय पैदा होता है और दूसरी पत्नी से महिपाल प्रथम पैदा होता है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महेंद्र पाल के बाद भोज द्वितीय शासक बनता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद, माना जाता है कि लगभग 2 वर्षों के बाद महिपाल भोज द्वितीय को पराजित कर देता है और पराजित करके सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महेंद्र पाल के बाद कौन शासक बना, तो बीच में भोज द्वितीय 2 वर्षों के लिए शासक बनता है, यह मान लिया जाता है। लेकिन इसके बारे में उसकी उपलब्धि, जो कि 2 वर्ष के लिए शासक बनता है, उसकी कोई प्रमुख उपलब्धि नहीं मिलती है, ना तो उसको उपलब्धियों के बारे में कोई जानकारी मिलती है। जो भी जानकारी मिलती है महिपाल प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। तो सामान्यतः महेंद्र पाल के बाद महिपाल को प्रमुख शासक के रूप में मान लिया जाता है। ठीक, तो लिखना हो तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए ताकि चीजें आपको पता रहे। तो अच्छा, इसके उत्तराधिकार को लेकर मैंने बताया कि महेंद्र पाल की 2 पत्नियां थी। महेंद्र पाल की 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी। इसमें दोनों से एक एक पुत्र पैदा हुए, दोनों से एक एक पुत्र पैदा हुए। तो एक पत्नी से जो पैदा हुआ पुत्र उसका नाम रखा गया भोज द्वितीय, और दूसरी पत्नी से जो पैदा हुआ उसका नाम रखा गया महिपाल प्रथम। तो कहा जाता है, ऐसे लिख लीजिए, कहा जाता है कि
महेंद्र पाल के बाद जो भोज था ये बड़ा था, इसी वजह से थोड़ा सा विवादास्पद है। भोज महिपाल से बड़ा था, इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि बड़े पुत्र को राजा बनने की एक परंपरा थी प्राचीन काल में, तो भोज द्वितीय ही राजा बना होगा। बाद में महिपाल उसे पराजित करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया होगा, इसलिए माना जाता है। कहा जाता है कि महेंद्र पाल के बाद भोज द्वितीय कुछ समय के लिए शासक बना, शासक बना, परंतु महिपाल ने उसे पराजित करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, महेंद्र पाल के समय राष्ट्रकूट और पालों से तो संघर्ष कुछ चला था। महेंद्र पाल ने जीता भी था कुछ क्षेत्रों को, राष्ट्रकूटों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन महिपाल के समय राष्ट्रकूटों से संघर्ष शुरू हो जाता है। महेंद्र पाल ने पालों को पराजित किया था, जो बंगाल और बिहार के पाल शासक थे उनको पराजित करके बिहार के एक बड़े हिस्से पर जो पालों का अधिकार था उसे महेंद्र पाल ने छीन लिया था। अब यहां पे क्या होता है, महिपाल के समय राष्ट्रकूट आ जाते हैं। इंद्र तृतीय शासक था राष्ट्रकूट, दो शासक बनते हैं इसके, इंद्र तृतीय और गोविंद चतुर्थ। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट शासक था और इसने महिपाल पे आक्रमण कर दिया, आक्रमण करके उज्जैन पे अधिकार कर लिया। महिपाल को जान बचा करके भागना पड़ा, लेकिन कुछ ही समय के बाद इंद्र तृतीय वापस लौट आता है। मैंने बताया कि राष्ट्रकूट आए, लड़े और फिर उनके उत्तराधिकार की समस्या, आंतरिक समस्याओं की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ता था। तो जब महिपाल पराजित हुआ तो वो हो गया कमजोर, लेकिन जो ही इंद्र तृतीय वापस लौटता है, महिपाल भागा हुआ है, उज्जैन उसके अधिकार क्षेत्र से निकल गया है, तो पालों को लगा कि महिपाल अब कमजोर हो गया है। तो जो पाल शासक थे उन्होंने उन क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया जो महेंद्र पाल ने जीता था पालों से। किसके? महिपाल के पिता ने जो जीता था पालों से, बिहार वाले क्षेत्रों को। तो पाल शासक पुनः बिहार वाले उन क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब राष्ट्रकूट वापस लौट जाता है यहां से, तो महिपाल पुनः आता है मजबूत शक्ति के रूप में और पालों से उन क्षेत्रों को फिर से जीतना शुरू कर देता है। और चूंकि राष्ट्रकूट से पराजित हुआ था इंद्र तृतीय से महिपाल, इंद्र तृतीय के बाद अगला शासक बनता है गोविंद चतुर्थ, जो राष्ट्रकूट वंश का बहुत ही कमजोर शासक था। महिपाल गोविंद चतुर्थ पर आक्रमण कर देता है, सिर्फ किस लिए? बदला लेने के लिए अपने पराजय का। तो ये घटनाएं घटती हैं महिपाल के समय में। जब हम लोग दक्षिण भारत पढ़ रहे थे राष्ट्रकूट वंश, तो मैंने इन सारी घटनाओं का चर्चा भी किया था, उल्लेख भी मैंने किया था, आप लोग वहां पे डिटेल में पढ़े होंगे। तो यहां पे लिख लीजिए, कुछ चीजें लिख लीजिए। इस समय या महिपाल के समय दो राष्ट्रकूट शासक हुए, दो राष्ट्रकूट शासक हुए, एक इंद्र तृतीय और दूसरा गोविंद चतुर्थ। ये बहुत ही कमजोर शासक था, ध्यान रखिएगा। देखिए, इंद्र तृतीय ने महिपाल को पराजित करके, अच्छा किसके सहयोग से ये बता दें, चालुक्य नरेश नरसिंह की सहायता से इंद्र को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया, किसकी सहायता से पराजित किया था? चालुक्य सामंत राजकोट का, चालुक्य सामंत नरसिंह की सहायता से। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछ सकता है, किसकी सहायता से पराजित किया था? चालुक्य सामंत नरसिंह की सहायता से। उज्जैन पे इसने अधिकार कर लिया और महिपाल को भागना पड़ा। देखिए, महिपाल भाग गया। अब इसका लाभ कौन उठाता है? महिपाल को पराजित होने का पाल राजवंश, जो बंगाल और बिहार के पाल शासक थे, वो लाभ उठाते हैं। तो लिखिए, इसका लाभ उठाते हुए पाल शासकों ने बिहार के उन क्षेत्रों को जीत लिया जो महेंद्र पाल ने इनसे जीता था।
ने क्या बताया? महेंद्रपाल, महिपाल के पिता ने पालों से जो जीता था, महिपाल के समय में पाल उसे पुनः वापस प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये पालों का ही था। ठीक, अब लिखिए, कुछ समय बाद राष्ट्रकूट वापस लौट जाते हैं, अब क्या होता है, जब राष्ट्रकूट वापस लौटते हैं तो महिपाल पुनः आता है। अब पुनः आने के बाद उन क्षेत्रों को जीतना शुरू कर देता है जो क्षेत्र इसके हाथ से निकल गए थे, यानी जो पालों ने अधिकार कर लिया उनसे। वापस लौट जाते हैं तब महिपाल पुनः अपने क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर देता है, अपने हारे हुए क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। एक तो चीज ये होगी कि फिर से, और मैंने बताया इंद्र तृतीय से पराजय का बदला लेने के लिए ये राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ पर आक्रमण करता है। इंद्र तृतीय हट जाता है, गोविंद चतुर्थ शासक बनता है। उसके बाद आइए, महिपाल अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, गोविंद चतुर्थ पर आक्रमण करता है। अच्छा, इसका उल्लेख किया गया है जो है कि गोविंद चतुर्थ पर आक्रमण का, ये एक नाटक में उल्लेख किया गया, क्षेमेश्वर के नाटक चंड कौशिक में। ठीक, राष्ट्रकूटों से संघर्ष का, इंद्र तृतीय के साथ जो राष्ट्रकूटों का संघर्ष हुआ महिपाल का, उसका भी उल्लेख किया गया है जो है कि पंप भारत में। कन्नड़ कवि है पंप, उन्होंने अपनी रचना पंप भारत में इंद्र तृतीय और महिपाल के मध्य जो युद्ध होता है उसका उल्लेख उन्होंने किया। ठीक, वही दूसरी राष्ट्रकूट के साथ जो घटना होती है चतुर्थ के समय, इसका उल्लेख किया गया क्षेमेश्वर के नाटक चंड कौशिक में। ध्यान रखिएगा, दोनों का उल्लेख नाटकों में उल्लेख किया गया। इसके अलावा लिखिए, राजशेखर ने, अच्छा राजशेखर इसके काल में भी था, महिपाल के समय में भी था और महेंद्रपाल के समय में था। राजशेखर ने इसे भी कुछ उपाधियां दिया था। तो राजशेखर ने महिपाल को मुकुटमणि एवं रघुकुल मुक्ता भी कहा है। ध्यान रखिएगा, मुक्ता कहा है। इसके समय भी एक यात्री आया था, महेंद्र पाल के समय में भी एक यात्री आया था, अरबी यात्री, और महिपाल के समय में भी एक अरबी यात्री, सॉरी मिहिर भोज के समय में एक अरबी यात्री आया था। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके, अगर लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। महिपाल के समय में भी एक अरबी यात्री आया था, तो लिखिए इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी आया था। इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी भारत आया था। इसने अपनी यात्रा विवरण बुरुज उल जहाब अल मसूदी, कौन आया था इसमें? अल मसूदी। मिहिर भोज के समय में कौन आया था? आपको याद है, अरब यात्री सुलेमान, वो आया था। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है किसके समय में कौन अरब यात्री आया था। बुरुज जहाब लिखा है। ऐसा इसने अपने यात्रा विवरण में कुछ बातें कही है, जैसे कि इसने गुर्जर को अल गुर्जर कहा है, अरबी में अल गुर्जर कहा है, और जो इसके शासक हैं गुर्जर पतिहार, इन शासकों को बौरा कहा है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, बौरा कहा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के यहां तक रहे प्रमुख शासक। अब इनके साम्राज्य का पतन होता है, पतन में कई सारे शासक आते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए साम्राज्य का पतन।
कहा जाता है कि महिपाल के अंतिम समय में ही गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था, जो हालांकि चलता रहा लगभग 100 सालों तक। कई सारे उत्तराधिकारी आए और अंत में आते आते इसके साम्राज्य पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है। तो लिख लीजिए, महिपाल के बाद इसका पुत्र, महिपाल के बाद इसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय शासक बनता है। द्वितीय शासक बना। इसके बाद देखिए, कहते हैं कि 960 ईस्वी तक प्रतिहार वंश में 4 शासक हुए। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद कौन कौन शासक हुए? एक हुआ देवपाल। कंफ्यूज नहीं होना है, पाल लगा है तो आपको ये नहीं समझना है कि पाल वंश के शासक है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि निम्न में से कौन पाल वंश का शासक नहीं है, सबके नाम के आगे पाल लगा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये नाम याद रखिएगा, देवपाल से महिपाल, महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद यहाँ पाल शुरू हो जाता है। महेंद्रपाल, महिपाल, देवपाल, है ना, इस तरीके से नाम। अभी जितने भी नाम आएंगे सब पाले वाला आएंगे। तो देवपाल, दूसरा विनायक पाल, तीसरा महिपाल द्वितीय, ये भी आ जाता है महिपाल द्वितीय। और चौथा होता है विजयपाल। अब देखिए होता है देवपाल के समय, अब ये कमजोर शासक है, इनके समय में एक एक करके इनके हाथ से जितने सामंत निकलते चले जाएंगे। तो देवपाल के समय चंदेलों ने कालंजर दुर्ग छीन लिया। विजयपाल के समय प्रतिहार साम्राज्य कई भागों में बट गया। कई भागों मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में स्वतंत्र हो गए। गुर्जर प्रतिहार वंश के कई सारे लोग अपने आप को राजा बोलने लगे कि हम राजा हैं। इसी प्रकार विजयपाल का पुत्र था, राज्यपाल हुआ। राज्यपाल था जिसने 1018 ईस्वी तक कन्नौज पे शासन किया, यानी कन्नौज पे यहां तक इनका अधिकार था। कन्नौज पर शासन किया। इस बाद इसने महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, राज्यपाल ही माना जाता है कि इस वंश का अंतिम शासक है, जो विजयलाल का पुत्र था। कन्नौज पे 1018 ईस्वी तक इसने शासन किया, और बाद में महमूद गजनवी का जब आक्रमण होता है तो उसके सामने कर देता है समर्पण, और इसका बदला चंदेल शासक लेते हैं और इसी को मार के फिर यहाँ साम्राज्य स्थापन हो जाता है। लिखिए, हत्या कर दी। 1090 ईस्वी के बाद, या ऐसे कर लीजिए, एक मिनट रुके, पहले इसका बदला वाला लिखवा देते हैं। समर्पण कर दिया। इसका बदला चंदेल नरेश विद्याधर ने लिया और राज्यपाल की हत्या कर दी। 1090 ईस्वी के बाद प्रतिहार राज पूरी तरह विलुप्त हो गया और उसके स्थान पर कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन
स्थापित हो गया। ध्यान रखिए, तो ये तो हो गया गुर्जर प्रतिहारों के प्रमुख जो शासक रहे और किस प्रकार से इनका अंत होता है। राज्यपाल इस वंश का अंतिम शासक होता है। महमूद गजनी के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, इस वजह से इसे मार दिया जाता है चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा। बाद में कन्नौज पे गढ़वाल शासकों का अधिकार हो जाता है और गढ़वाल वंश आगे बढ़ता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग का गढ़वाल वंश पे ही अध्ययन हम लोग कर लेंगे ताकि चीजें समझ में आ जाए। अब होता है कि इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है, प्रतिहारों की प्रमुख उपलब्धियां देखिए, कहती है कि हर्ष के बाद इतना विस्तृत साम्राज्य की स्थापना प्रतिहारों ने स्थापित किया और किसी शासक या किसी साम्राज्य ने स्थापित नहीं किया। हर्ष के बाद अगर किसी ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की तो प्रतिहारों ने की। तो लिखिए, हर्ष के बाद प्रथम बार उत्तर भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये लगभग 150 वर्षों तक शासन करते हैं, ध्यान रखिएगा, लगभग 150 वर्षों तक। कहते हैं कि इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोके रखा। अरब आक्रमणकारियों को रोके रखा। देखिए, सिंध और मुल्तान में लगभग 8वीं या 9वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में ही अरबों का अधिकार हो गया था। सिंध और मुल्तान के बाद आगे बढ़ने में अरबों को लगभग 300 वर्ष लग गया। उसका प्रमुख वजह यही था कि गुर्जर प्रतिहार मजबूती के साथ खड़े रहे बॉर्डर पे, उन्हें अंदर आने नहीं दिए। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, अरब आक्रमणकारियों को रोके रखा। देखिए, अरबी सिंध और मुल्तान में, अरबी सिंध और मुल्तान में, सिंध और मुल्तान में अपना राज्य 8वीं शती में ही स्थापित कर लेते हैं, परंतु उन्हें अगले 300 वर्षों तक विस्तार करने में समय लगा। 300 वर्षों तक लगभग अरबों को आगे बढ़ने में, विस्तार करने में लगभग 300 सालों तक समय लग गया, जिसमें कि लगभग 100 सालों तक इन्होंने उनको रोके रखा, 8वीं शताब्दी तक। इसके अलावा कहा जाता है कि इन्होंने कन्नौज को प्राचीन वैभव दे दिया, कन्नौज को प्राचीन वैभव प्रदान किया। मैंने बताया था कि हर्ष के काल में कन्नौज एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। बाद में चल करके कन्नौज इस प्रकार का केंद्र बना कि दक्षिण की शक्तियां राष्ट्रकूट भी कन्नौज को लेकर के इंटरेस्ट होने लगी और कन्नौज एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो गया। यानी कन्नौज की जो वैभवता थी उसे उन्होंने प्रदान कर दिया, प्राचीन वैभव, जो कन्नौज जाना जाता था महोदिया नगर के रूप में। इसके अलावा चौथा, कुछ विद्वान, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट तथ्य है, कुछ विद्वान हर्ष के स्थान पर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम सम्राट मानते हैं। हिंदू भारत का अंतिम महान शासक स्वीकार करते हैं, महान शासक स्वीकार करते हैं। तो ये प्रतिहारों की प्रमुख उपलब्धियां रही, जिसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने अरबों के आक्रमण को लंबे समय तक रोके रखा। अदरवाइज अरबी बहुत पहले भारत के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने मजबूती के साथ मुकाबला किया और उन्हें रोक करके रखा, जिससे कि उन्हें लगभग 300 साल लग गए भारत में प्रवेश करने। तो यही से गुर्जर प्रतिहार वंश इंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, कन्नौज में जो गढ़वाल वंश का शासन स्थापित होता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि दोनों चीजें एक साथ में पड़ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए।